सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन पॉइंट पे। तो आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारे के सारे इन्वायरमेंट के रहने वाले हैं। देखिए, इन्वायरमेंट कहिए या ईवीएस कहिए, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। इसी को ज्योग्राफी में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में चूंकि पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस के बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर सबसे नजदीक का है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाला व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। जी हाँ, इसका यही आंसर सही है। इसे अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसे नोट कर लीजिए। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। कह रहा है कि वो कौन सा घटक है जिसमें जीवन है। तो मृदा, जल, वायु ये तीनों ही अजैविक घटक हैं। तो क्या हो जाएगा, वनस्पति इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक कौन सा है। कह रहा है कि बताइए भौतिक घटक कौन सा है। तो जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी और प्रवाहित जल। तो अगर भौतिक घटक आपसे पूछा जाता है तो बाकी तीनों में जीवन की बात है, तो यहाँ हो जाएगा प्रवाहित जल। ओके। जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। कह रहा है कि बताइए। तो जब जीव और पर्यावरण की बात करता है तो जीव और पर्यावरण दोनों मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। अगला है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, टॉन्सले ने किया था, ठीक है ना। अगला है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कवक अगर वन के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो कवक को अपघटनकर्ता में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया था। कह रहे कि इसमें से किसका निर्माण केवल जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश के लिए बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड नामक संस्था बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर आप वनों को नष्ट कर देते हैं तो इससे मृदा अपरदित होती है, खरपतवार पर नियंत्रण आता है, सूर्य के प्रकाश पर चरगाहों की वृद्धि होती है। वन नष्ट करने से आपकी जो मृदा होती है वो अपरदित ज्यादा होने लगती है। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, क्योंकि फिर भी यहाँ पर मरुद्भिद क्यों होते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर मरुद्भिद क्यों पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। जी हाँ, मरुद्भिद का मतलब ही होता है मरुभूमि पर होने वाले। तो पहाड़ों के कारण, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्राकृतिक है जो अपने आप बना है। खेत, बांध हम बनाते हैं, पार्क हम बनाते हैं, झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा आप बनाते हैं, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति खुद बनती है, वेटलैंड खुद से होते हैं, खेत हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें धान का खेत एग्जाम एक बार पूछा भी जा चुका है। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कह रहा है कि कौन सा लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो प्रवाल भित्ति जो होती है वो आपकी लवणीय जल में होती है, मतलब लवणीय जल में कह लीजिए होती है। और साथ में एक चीज और रखिएगा, प्रवाल हमेशा ऐसे पानी में डेवलप होती है जहां पर पानी जो होता है वो ना ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा हो। तो सक्रिय जगह पर प्रवाल जो होती है उसका निर्माण होता है, वो प्रवाल पाए जाते हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुअरी, तालाब। तो इसका हो जाएगा तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि जैविक और अजैविक को कौन जोड़ता है, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या उपभोक्ता। अकार्बनिक पदार्थ इसका उत्तर हो जाएगा। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है, मतलब इनमें से क्या किया जाए तो मृदा अपरदन बच सकता है। पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण करके, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है। तो क्या निश्चित करता है, जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, भौतिक कारक या जैविक कारक या मृदा कारक। तो जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं ये नियंत्रित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है।
कह रहे पादप और प्राणी कहाँ पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं? उत्पादक पे, ऊर्जा प्रवाह पर, पोषण संबंध में या अपघटन? पोषण संबंध की बात यहाँ की जा रही है। अगला है प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? मतलब प्रकाश से ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरे पौधे करते हैं, होता है ना, पेपर में आता है हरे पौधे क्या करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी? तो स्वपोषी की अगर बात की जाए तो पादप स्वपोषी होते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध जो कीटनाशक है वो DDT है, ठीक है ना। अगला है मरुस्थली भवन किसे कहा जाता है? मरुस्थली भवन किससे होता है? कह रहे हैं किसकी वजह से हो जाता है मरुस्थली भवन? वनों को उखाड़ने से, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जी हाँ, बहुत अधिक तापमान और उच्च वर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण हो जाता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी जो होते हैं वो आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। अगला है कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता आता है द्वितीयक में, ठीक है। किस में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्तर दीजिए आप खुद से, सर्वाहारी किस में आएंगे? सर्वाहारी द्वितीयक में आ जाएंगे। अगला है तृतीयक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन है? हाथी है, गैंडा है, शुतुरमुर्ग है, बाज है। जी, तृतीयक उपभोक्ता बाज हो जाएगा। अगला है मतलब जो मांस खाने वालों को भी खाते हैं। अगला है शेर किस वर्ग में सम्मिलित होते हैं? सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक या तृतीयक? तो शेर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो गिद्ध आपका आता है पहले में, परजीवी में, द्वितीयक में या तृतीयक में? तो ये हो जाएगा तृतीयक। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? वैसे तो डिकम्पोजर्स को कहते हैं, पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दीमक। अगला है अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो अपघटक जीवों का उदाहरण क्या हो जाएगा? शैवाल, प्लैंकटन, कवक, मेढक। तो हो जाएगा कवक। अगला है बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित होते हैं? देखिए सीधे सीधे प्रश्न है, सीधे सीधे उत्तर करिए, जो नहीं आता है उसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न ही आता है आपके एग्जाम में। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? उत्पादक में, अपघटक में? तो अपघटक में आता है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सब आते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है रूपांतरण से, रूपांतरण की वजह से ऊर्जा ह्रास होती है। अगला है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में? तो हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं प्रकाश ऊर्जा को। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। तो इसमें 10% ऊर्जा जो होती है वो पहुंचती है, 90% जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट हो जाती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, 10 बार कराया हुआ प्रश्न है, एक दिशात्मक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। यही सही है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या क्षैतिज? देखिए जब कहेगा रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रीय, ठीक है। अगला है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो गैर परंपरागत उन्हें बोलते हैं जिनको यूज करने की अभी अपनी आदत नहीं पड़ी है, ठीक है ना, वो बिल्कुल नए नए हैं हमारे लिए। तो इसमें पेट्रोलियम हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, कोयला हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पाद केंद्रों की अगर विद्युत की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो हम काम भी बहुत लेट शुरू कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ गैर परंपरागत में हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। ये नहीं होंगे क्योंकि ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अगला है अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो अवसादी चक्र जो शैल होती हैं उनमें खनिजों का प्रवाह होता है, ठीक है।
खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। ठीक है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर आते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वहां से श्रृंखला शुरू होती है, प्रारंभ होता है वहां से। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो जीवों के मध्य जो निश्चित पोषण प्राप्त करने का क्रम होता है उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। कराए एकाधिक श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बन जाता है? तो अगर एक से ज्यादा बन जाती है तो वो खाद्य जाल बन जाता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं ना, प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो खाद्य श्रृंखला की सबसे जो कमजोर कड़ी होती है वो सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। जल्द ही आपको अगले 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उम्मीद है वो अगले जो क्वेश्चन होंगे वो संविधान के होंगे। चलिए जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।